दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अजय लोहाना और आप देख रहे हैं बिंदास हरियाणा। अगर हम हरियाणा की बात करें तो दो सबसे अहम मुद्दे इस समय हरियाणा के अंदर हर किसी की जहन में है। वो है एक तो हरियाणा का बीजेपी का आने वाला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा और कब बनेगा, और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है बड़ौदा का उपचुनाव। इन्हीं दो मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। एक राजनीतिक विश्लेषक सुनील मलिक जी हमारे साथ मौजूद है और साथ में मेरे सहयोगी सुरेंद्र नैन मौजूद है। आइए इन्हीं की जुबानी जानने की कोशिश करेंगे कि हरियाणा के अंदर इन दोनों मुद्दों पे क्या रहने वाला है। सबसे पहले मैं सुनील मलिक के पास चलता हूँ। राजनीतिक विश्लेषक की भूमिका आपकी हमेशा रहती है। अब की बार क्या लगता है, अगर हम हरियाणा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की बात करें तो आने वाला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा और कितने समय में बन सकता है आपकी नज़र? जी, पहले सभी साथियों को नमस्कार। आप देख रहे हैं बिंदास हरियाणा। तो जहाँ तक प्रदेश अध्यक्ष की अटकलें वो काफ़ी टाइम से चल रही हैं। विधानसभा चुनाव से पहले भी चली थी कि कौन होगा, उसके बाद भी चली, लेकिन जिस तरह से अभी पिछले कुछ समय से माहौल इस तरह बना कि अभी अनाउंस होने वाला है और जिस तरह कृष्णपाल गुर्जर का नाम अनाउंस होते होते रह गया, उससे इन अटकलों को और ज़्यादा बल मिला। और उसके बाद सीएम का बयान आया कि अगले हफ्ते अनाउंस होगा। जिस तरह से सीएम ने 24 जून के बाद आज फिर दिल्ली पहुंचे हैं, केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात की है, बातचीत की है। उसके बाद जिस तरह का उन्होंने बयान जारी किया कि जल्दी हो जाएगा, हमने अपनी चीज़ों को लेकर हाईकमान को अवगत करा दिया है। उसके बाद से अटकलें लगाई जा रही कि आने वाले कुछ दिनों में इसका अनाउंस जल्दी हो जाएगा। और जहाँ तक नामों की चर्चा करें तो नामों को लेकर सीएम जहाँ तक पैरवी कर रहे हैं वो सुभाष बराला जी को लेकर कर रहे हैं। उनका कहना है कि सुभाष बराला जी को एक और कार्यकाल बने जिससे सरकार और संगठन में भी ट्यूनिंग अच्छी रहती है और कोई मतभेद भी उभर के सामने नहीं आए पिछले कुछ समय से हम देखें। इसी को लेकर वो चाह रहे हैं। हालांकि उस पर हाईकमान अभी जहाँ तक लग रहा है सहमत नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि उससे पहले बीजेपी की एक नीति बनी थी कि जो चुनाव हार जाएंगे उनको प्रदेश अध्यक्ष नहीं बने। हाँ, तो इसी को देखते हुए सीएम मनोहर लाल जी ने महिपाल ढांडा जी का नाम भी आगे किया है। सीएम की संजय भाटिया जी से भी चर्चा हो चुकी है, क्योंकि वो प्रदेश का संगठन देख रहे हैं, उनको आरएसएस का अनुभव भी है और हाईकमान में भी उनकी है पकड़। वो जिस तरह से चर्चाएं चल रही हैं उस तरह से संदीप जोशी जी का नाम उभर के सामने आज के ब्राह्मणवाद को देखते हुए, जिस तरह से एक आगे चुनाव आने वाले हैं और प्रदेश में कोई ऐसा ब्राह्मणों का भी नेता भी नहीं है बीजेपी सरकार के पास है, उसको देखते हुए। लेकिन अब बड़ौदा उपचुनाव को देखते हुए करें तो बीजेपी चाह रही कि किसी जाट को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। उसी को लेके कई नाम आगे चल रहे हैं, जिसमें महिपाल ढांडा जी का नाम है, संदीप जोशी जी का भी नाम है और कृष्णपाल गुर्जर जी का भी नाम है, जिनका नाम सिर्फ आते आते लिस्ट शायद ही अटक गई। क्या लगता है कैप्टन अभिमन्यु भी इसमें इस लिस्ट में हो सकते हैं? जहाँ तक कैप्टन अभिमन्यु और ओपी धनखड़ की बात है, उनका नाम पहले काफ़ी चर्चा में था और लगता था कि अभी वही बनेंगे, क्योंकि कैप्टन अभिमन्यु के बारे में जिस तरह कहा जाता है कि उनकी अमित शाह के साथ अच्छी ट्यूनिंग है और बातचीत अच्छी हो जाती है और ऊपर संगठन में भी उनकी पकड़ है। उसी को देखते हुए लग रहा था कि कैप्टन अभिमन्यु बन सकते हैं। लेकिन जिस तरह से प्रदेश का संगठन और सीएम आड़े आ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि उनके बनने की संभावना है। कहीं ना कहीं कांटा निकालना चाहते थे, अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें, या फिर जेजेपी भी नहीं चाहती कि इनमें से कोई उम्मीदवार बने, विशेष तौर से जाट कैंडिडेटों के जिनके आपने नाम लिया। जी हाँ, मतलब ऐसी बातें चली थी कि जिस तरह दुष्यंत ने जाके जेपी नड्डा से मुलाकात की थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि किसी जाट को आप कमान ना सौंपे हरियाणा में। उसी को देखते हुए ये अटकलें लगाई जा रही है कि जेजेपी नहीं चाहते कि कोई जाट लीडर उभर के आए ताकि हमारी जो वोट बैंक है वो हमसे खिसके। इसी को देखते हुए, लेकिन अगर हम कांटा निकलने बात करें तो कुछ दिन पहले उसका रामविलास शर्मा जी का बयान आया था कि वो कह रहे थे कि इनका तो कांटा निकल गया, मुझे संगठन का 2 बार अनुभव है, इसलिए मेरी तरफ ध्यान देना चाहिए संगठन को। तो ये इस चीज़ को लेकर हमें लग रहा है कि जल्दी आने वाले समय में अनाउंस हो सकते हैं। सिर्फ 2-3 ही नाम ही फाइनल करने रह रहे हैं। जिस तरह आज सीएम ने एक बार जाके फिर पैरवी की है और जिस तरह नाम अनाउंस किए हैं उसको देखते हुए लग रहा है कि बस जल्दी ही अनाउंस होने वाला है। आपको क्या लगता है फाइनल नाम किसका हो सकता है? देख, फाइनल नाम बीजेपी हाईकमान, बीजेपी के बारे में कुछ भी कहना फाइनल बड़ा अजीब सा होगा, क्योंकि हाईकमान तय करता है कि किसका होगा। क्योंकि आखिरी समय जिस तरह से हमने कृष्णपाल गुर्जर का नाम सोशल मीडिया चर्चा चल गया था, सीएम के साथ फोटो भी वायरल हो गया, बधाई देने उन्होंने एक केंद्रीय मंत्री ने बधाई का संदेश का ट्वीट भी कर दिया था बाद में, हालांकि वो ट्वीट डिलीट करना पड़ा। उसी को देखते हुए अभी कुछ कहना बीजेपी के लिए बड़ा अजीब सा स्थिति होगी, क्योंकि बराला जी को कमान देते हैं या महिपाल ढांडा जी को देते हैं या संदीप जोशी जी को देते हैं या कृष्णपाल गुर्जर को कमान देते हैं। कृष्णपाल गुर्जर के बारे में कहा जाता है कि उनको संगठन का भी अनुभव है
वो केंद्रीय मंत्री भी अलग अलग दलीलें सबकी तरफ से दी जा रही हैं। सबकी तरफ से अलग अलग दिले, लेकिन उनके खिलाफ एक नेगेटिव चीज ये जा रही है कि उनके सीएम के साथ अच्छी ट्यूनिंग नहीं बन पाएगी। यही स्थिति उनको उनके खिलाफ खड़ा कर रही है। और जिस तरह एक नाम है, एक अचानक से कट गया जाना लिस्ट में, तो सीधा साफ संदेश है। एक और जैसे कि आपने अभी बताया, दो बातें निकल के आई हैं। एक तो ये कि सीएम के साथ ट्यूनिंग नहीं है, और दूसरा जो बीजेपी की पॉलिसी थी, जो हारे हुए हैं उनको मैदान में नहीं उतारा जाएगा। तो ये दो बड़ी महत्वपूर्ण समस्याएं हैं। हाँ, नहीं, इन्हीं दो पे मुझे लगता है कि हरियाणा बीजेपी का अध्यक्ष का चुनाव टिका हुआ है और इसी कारण लटका हुआ है। हमारे साथ दिल्ली की रिपोर्टिंग करने वाले और साथ में पूरे हरियाणा को राजनीतिक दृष्टिकोण से देखने वाले हमारे सहयोगी सुरेंद्र नैन भी मौजूद है। नैन साहब, अभी सुनील जी ने बताया कि दो अहम बातें हैं और उन्हीं अहम बातों के ऊपर बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष का जो चुनाव है वो अटका हुआ है। क्या लगता है आपको? बिल्कुल, बीजेपी के अगर हम प्रदेश अध्यक्ष की बात करें तो इसमें काफ़ी सारी अटकलें हैं, पेचीदगियां हैं। रोजाना हम देखते हैं, पिछले अगर हम 15-20 दिनों की बात करें तो एक नए आदमी का नाम लिस्ट में जोड़ दिया जाता है। जो पीछे वाले आदमी का नाम होता है कि इस पर मोहर लगने ही वाली है, उसका नाम लिस्ट से हटा दिया जाता है। हालांकि हम आज की अगर बात करें, हम बुधवार की बात करें, तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जो आज केंद्रीय संगठन से बातचीत की, दिल्ली में जाकर सारी चीज़ों से बातचीत की, तो उन्होंने साफ साफ यही संदेश दिया है कि बहुत जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष का नाम अनाउंस कर दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको याद करा दूं, ये कोई पहली दफा नहीं है। इससे पहले चाहे चौधरी वीरेंद्र सिंह की बात हो, कृष्णपाल गुर्जर की बात हो, बराला की बात हो, तमाम जो वरिष्ठ बड़े नेता हैं वो ये बयान काफी बार दे चुके हैं, काफी दफा दे चुके हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की वेटिंग जो मैं आपको बताऊं होने की, वो सिर्फ बीजेपी को ही नहीं, बाकी जो मीडिया जगत के लोग हैं, तमाम जो लोग हैं, उनको भी एक इच्छा है कि आखिर कब बीजेपी ये नाम अनाउंस करेगी। जहां तक आपने नाम की बात की कि आखिर किसका नाम इसमें आ सकता है, देखिए हरियाणा में अगर बात करें, जैसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बात करें, क्योंकि जाट फैक्टर बहुत ज्यादा मायने रखता है, कास्ट फैक्टर, जिसमें कि मुख्यमंत्री की बात करें वो ऑलरेडी पंजाबी समुदाय से आते हैं, पंजाबी हैं। इसमें अब देखना होगा कि पहले का जो इनका अध्यक्ष था, अभी के जो मौजूदा जो अध्यक्ष हैं वो सुभाष बराल जो कि जाट फैक्टर से। लेकिन अगर हम बात करें कि उस एंगल से कि जो केंद्रीय नेतृत्व है, उनकी दो चीजें हैं, वो चाहती हैं कि संगठन से जुड़ा हुआ आदमी ही तो मैं उसको निर्वहन करूंगा। यानी कि कहीं ना कहीं उनको भी ये इंतजार है कि मुझे अगर प्रदेश अध्यक्ष के लिए केंद्रीय में जो राज्य मंत्री का पद है वो छोड़ना पड़े तो वो भी छोड़ देंगे। तो काफी सारी पेचीदगियां अब देखना होगा कि ये कब क्लियर होती है। जी मलिक साहब, आप हरियाणा सियासी दांवपेच को चलाते हैं, सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग भी उसके अंदर शामिल है, और उसी दौरान जब ये चर्चाएं चल रही थी तो ऐसा भी दौर आया था कि भाई कृष्णपाल गुर्जर प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं, बस एक चीज अटकी हुई है उनके त्यागपत्र देने की, कि ऐसी अटकलें लगाई गई थी कि चौधरी वीरेंद्र सिंह अपने जो बेटे हैं, उनके जो सांसद हैं, उनको मंत्री पद दिलवाना चाहता। जी बिल्कुल, इस तरह की चर्चाएं चली थी। जिस तरह सीएम मनोहर लाल ने चौधरी वीरेंद्र सिंह से मुलाकात की थी, और उसके बाद जिस तरह उनका बयान आया कि जल्दी अनाउंस हो सकते हैं, वो चीज़ें फाइनल हो सके, उसके बाद लग रहा था कि इनके बीच में ट्यूनिंग हो गई है और वीरेंद्र सिंह चाहते हैं कि उनका, क्या लगता है इस बात में सच्चाई थी कुछ? जहां तक मुझे लगता है कि वीरेंद्र सिंह शुरू से चाह रहे हैं कि उनका बेटा राजनीति में आए, सक्रिय राजनीति में आ गया, वो उनकी इच्छा थी, वो आ गए, लेकिन अब वो चाह रहे हैं उनको एडजस्ट करना, और उसी के तहत ये चीजें, जो फार्मूला चल रहा था उनका वही चल रहा है कि कहीं ना कहीं उनको मंत्रिमंडल में एडजस्ट किया जाए, और इसीलिए या राज्य मंत्री या स्वतंत्र प्रभार के तौर पे वो चाह रहे हैं कि उनके बेटे को जिम्मेदारी मिले, और उसके लिए वो काफी पैरवी भी कर रहे थे। जहां तक काफी खबरें भी चली थी इसमें कि वो पैरवी खुल के गए कि उनको मतलब चीजें आनी चाहिए, उनका बेटा राजनीति में आए, उनके लिए अच्छी बात है, जो उनके एक राजनीति को आगे बढ़ा सके, उसी को लेके वो चीज चल रही है। सुनील जी, ये तो थी हरियाणा के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की बात, जो आपने लगभग साफ कर दी है तस्वीर। अगर हम दूसरे सबसे बड़े मुद्दे की बात करें तो आने वाले समय में बड़ौदा में उपचुनाव होना है, और कहीं ना कहीं आप इत्तेफाक रखते हैं इस बड़ौदा कॉन्स्टिट्यूएंसी से, क्योंकि आप इसी विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखते हैं, आपका गाँव इसी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो क्या लगता है आने वाले समय में यहाँ पे क्या माहौल रह सकता है, और क्या जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के का जो नाम अभी रोका गया है या उनका उसके लिए देरी की जा रही है, ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए अभी जो बड़ौदा विधानसभा उपचुनाव होना है, वो जहां तक सितंबर अक्टूबर या नवंबर जब भी होना है उसके अनाउंस होते हैं, माहौल काफी, लेकिन अभी से गांव में माहौल बनना शुरू हो गया है। गांव में लोग चाह रहे हैं कि कौन किस पार्टी का समर्थक है, वो पहले ही पता होता है। लेकिन बीजेपी लेके यहाँ एक सबसे नेगेटिव फैक्टर ये है कि ये ग्रामीण सीट है, शहरी सीट नहीं। अगर शहरी सीट होती तो बीजेपी की इतनी परेशानियां नहीं आती, उनको आराम से निकल जाते। और दूसरा एक और फैक्टर ये है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी हुड्डा यहाँ से जीत के निकले हैं। ये पूरे सोनीपत उसमें ऐसी सीट है जहाँ से हुड्डा को अच्छा मार्जिन मिला, करीब 16,000 वोटों से हुड्डा लीड लेके निकले इस विधानसभा सीट से।
जी, उसी को देखते हुए ये माना जा रहा है कि ये हुड्डा का गढ़ है। इससे पहले हालांकि रहा है देवीलाल का गढ़। जी जी, लेकिन अब जब से हुड्डा का गढ़ बना है तो यहाँ के लोग खुले तौर पे हुड्डा के समर्थन का खुले तौर पर करते हैं। अब क्या लगता है आने वाले चुनाव में क्या रह सकता है? देखिए, आने वाले चुनाव में जहां तक मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ कैंडिडेट के ऊपर निर्भर करेगा। अगर जेजेपी अपना उम्मीदवार उतारती है तो वो जाट उम्मीदवार उतारेगी, अगर बीजेपी अपना उम्मीदवार उतारती है तो ब्राह्मण कैंडिडेट उतारेगी। और इसी को लेके यहाँ जो समीकरण बनेंगे, जो ब्राह्मण वोट है यहाँ सिर्फ 20 हजार के आसपास ही हैं, जबकि जाट वोट बैंक है वो 90,000 या 90,000 के आसपास ही है। इसका सीधा सा समीकरण है कि यहाँ जाट वोटर ज्यादा हैं। वो पूरा ग्रामीण इलाका है और यहाँ ग्रामीण इलाकों में बीजेपी के इतने कार्यकर्ता भी नहीं है, क्योंकि और अगर जेजेपी का उम्मीदवार आता है तो कहीं ना कहीं वोट बट सकते हैं और जीत की तरफ ज्यादा बढ़ने के चांस रहेंगे। नहीं, बिल्कुल, अगर जेजेपी का उम्मीदवार आता है तो बीजेपी के वोट जेजेपी के उम्मीदवार नहीं चढ़ेंगे। यहाँ यही इन कैंडिडेट की भी समस्या है कि वो आपस में बगावत करेंगे, फूट करेंगे। अब दो अलग अलग पार्टियां होगी। अगर बीजेपी का उम्मीदवार आता है तो जेजेपी उम्मीदवार चाहेंगे नहीं कि वो जीत के निकल जाए, क्योंकि आगे उनकी सियासत आगे इसी के भरोसे चलनी है। अब पिछली बार जिस तरह से भूपेंद्र मलिक को 30,000 से ज्यादा वोट मिली और योगेश गहनता से लोगों से जानने की भी कोशिश की है कि आखिरकार क्या रह सकता है, तो क्या लगता है कि एक तरफ योगेश्वर दत्त हो सकते हैं, ज़्यादातर यही कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी योगेश्वर दत्त पे एक बार फिर दाव आजमा सकती है। तो ऐसे में एक खिलाड़ी जो पूरे देश का नाम रोशन करता है वो पहले चुनाव में हार जाता है, बीजेपी लहर होती है उसके बावजूद भी यहाँ से हार जाता है, अब क्या रह सकता है? देखिए, मैं आपको, जहाँ तक आपने बीजेपी के पिछले उम्मीदवार की बात की योगेश्वर दत्त की, पहले जो उनका सम्मान था वो एक खिलाड़ी के लिए था, क्योंकि खिलाड़ी किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, किसी पार्टी का नहीं, वो देश का होता है। लेकिन जब उन्होंने एक विशेष रूप से पार्टी ज्वाइन कर ली तो उनकी जो लोगों के अंदर जो एक धारणा होती है वो बदल जाती चीज़ें, क्योंकि उनके ऊपर अभी बीजेपी का यानी कि ठप्पा यानी कि मार्का लग चुका है। जैसे कि विजेंद्र सिंह ने भी कांग्रेस ज्वाइन की थी। तो जहाँ तक बड़ौदा की बात है, यहाँ तक जैसा कि आपको पता है आज तक कभी कमल नहीं खिला, यानी कि कभी बीजेपी ने यहाँ से चुनाव नहीं जीता। यहाँ पे बड़ी बात है ये एक पार्टी के लिए, और ऐसे में उपचुनाव के अंदर उतरना। हालांकि हरियाणा का ये भी इतिहास है कि जहां कहीं भी उपचुनाव होते हैं तो वो सरकार का ही उम्मीदवार जीतता है, लेकिन एक तरफ सरकार के लिए ये भी बहुत बड़ी समस्या है कि एक बार भी नहीं जीते। अमूमन तौर पे मैं भी यही कहने वाला था कि बाई इलेक्शन जो भी होते हैं वो माने जाते हैं कि सरकार ही होते हैं, क्योंकि पिछले अगर हम जींद बाई इलेक्शन की बात करें उसका कार्यकाल बहुत कम था, लेकिन इसका कार्यकाल लगभग 4 साल का भी बाकी है। क्योंकि जैसे कि यहाँ पे जो फिलहाल जो विधायक थे उनका स्वर्गवास होने के कारण जो कि यानी कि लगभग अभी 4 साल का समय बाकी है, लेकिन बीजेपी को ये सीट जीतने के लिए बहुत ही जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये मैं आपको बता दूं, एक तो हुड्डा का गढ़ है जो कि माना जाता है, क्योंकि लगातार श्री कृष्ण हुड्डा जिनका स्वर्गवास हो गया वो लगातार 3 बार से यहाँ पे विधायक रहे हैं। जहाँ तक बात है बीजेपी के पिछले कैंडिडेट की, वो एक ब्राह्मण जाति से जिसका बार बार नाम ले योगेश्वर दत्त। उधर अगर बात करें, इस बार नया पेच ये है कि पिछली बार बीजेपी जेजेपी अलग अलग होकर लड़ी थी, लेकिन इस बार वो गठबंधन में है। अब देखना ये भी होगा कि भले ही उम्मीदवार बीजेपी का आएगा, जो कि लग भी रहा, संभावना भी है कि बीजेपी के सिंबल का ही उम्मीदवार लड़ेगा, जो उसकी सहयोगी पार्टी है। गठबंधन में तो भले ही उनकी सरकार है, इस चुनाव में जेजेपी उनको कितनी सपोर्ट करती है, कितना कुछ क्या होता है, क्या कुछ हुड्डे का जो किला है उसको तोड़ पाते हैं, ये सब देखने वाली बातें होगी, क्योंकि यहाँ पे जाट वोट ज्यादा है। और उससे बड़ी बात है कि हुड्डा क्या लगता है जो बड़ौदा का उपचुनाव होगा जींद के उपचुनाव से ज्यादा गर्माहट वाला होगा? मुझे बिल्कुल उससे भी ज्यादा लग रहा है, क्योंकि हुड्डा का गढ़ होना और आज तक यहाँ पे बीजेपी का कैंडिडेट ना जीतना, इन तमाम जो समीकरण है। और बड़ी बात यह है कि सरकार कभी नहीं चाहेगी कि उपचुनाव में उनकी हार। यस बिल्कुल। और हुड्डा की अगर बात करें, यानी कि हम बार बार हुड्डा का, कांग्रेस की अगर हम बात करें, कांग्रेस कभी भी नहीं चाहेगी कि उनकी जो मौजूदा सीट थी वो किसी खिसक के दूसरी पार्टी में जाए। तो ये तमाम पेचीदगियां हैं, जाति फैक्टर बहुत मायने रखेगा। और मुझे कई बार अंदेशा ये भी लगता है कि हो सकता है बीजेपी अपना कैंडिडेट चेंज भी कर दे, ऐसा भी कहीं ना कहीं संभावना लग रही है। हालांकि इसमें अभी टाइम बाकी है, अभी वो देखते हैं उसका क्या कुछ होता है। मलिक साहब, आप इसी हल्के से भी संबंध रखते हैं, अगर कैंडिडेट चेंज होता है तो क्या रहेगा? अगर कैंडिडेट चेंज होता है, अगर या बाहरी आता है तो एक तरह से सीधा सीधा कांग्रेस को जबरदस्त फायदा होगा। क्योंकि हाँ, आप ये मान के चलिए कि यहाँ पे जो कांग्रेस का उम्मीदवार अभी तक लगाया जा रहा है वो या तो जित्ता हुड्डा या उनकी वाइफ जो कि बैसवान गांव से है, वो कह रहे हैं, अगर लोग मुझे कहते हैं कि मैं बाहरी हूँ जित्ता हुड्डा, तो मेरी पत्नी को आप टिकट दीजिए। वो तो इसी, हाँ, कृष्ण हुड्डा के बेटे ही हैं वो। और लेकिन उनके प्रति एक सहानुभूति। क्या लगता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार से भी कोई सदस्य आ सकता है? नहीं, इसकी संभावना नहीं है,
कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार से कोई आए। मलिक साहब, एक और बात बताइए हमारे दर्शकों को। अभी कोरोना काल में जो सबसे ज़्यादा उभर के जो पार्टी आई है, या ये कहें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कार्यकर्ता आज इस दौरान जो जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, वो इनेलो की तरफ से दावा किया जा रहा है, और इनेलो ये भी दावा कर रही है कि हमारा गढ़ रहा था, हम एक बार फिर यहाँ पे जीत हासिल करेंगे। तो इनेलो का ग्राफ कैसा दिखते हैं? देखिए, ये तो मैं कहूँगा कि इनेलो का यहाँ जमानत जब्त ना हो, वो इनेलो के लिए अच्छा होगा, क्योंकि आप यहाँ खुद जाके देखोगे इनेलो के वोटर नहीं है। जो इनेलो के वोटर सपोर्टर कार्यकर्ता थे वो सब जेजेपी की तरफ ट्रांसफर हो चुके हैं। वो वापस लेके आना अभय चौटाला के लिए बड़ी चुनौती होगी। तो वो उसी चीज के ऊपर दारोमदार है कि अगर वो कार्यकर्ता कुछ परसेंट भी इनेलो की तरफ आते हैं तो हो सकता है कि उनको कुछ